हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लॉ क्राइटेरिया। और आज हम आपको बताने वाले हैं एलएलबी फर्स्ट ईयर का पेपर है भारत का वैधानिक एवं संवैधानिक इतिहास। उसमें एग्ज़ाम में अक्सर एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों का विस्तार से वर्णन कीजिए। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों का आज हम विस्तार से वर्णन करेंगे, चर्चा करेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसा आज हम बताएं आपको, बहुत ही सरल भाषा में हम बताने का प्रयास करते हैं। ऐसा आप लिख कर आएंगे एग्ज़ाम में, आपके अच्छे अंक आपको प्राप्त होंगे। तो आपको सबसे पहले लिख देना है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के संवैधानिक विकास की दिशा में एक मील का पत्थर था। यह अधिनियम ब्रिटेन की संसद द्वारा संयुक्त प्रवर समिति की सिफारिशों के आधार पर पारित किया गया था। इसका उद्देश्य भारतीयों को उत्तरदायी शासन की ओर अग्रसर करना था। यद्यपि इसमें ब्रिटिश सत्ता की सर्वोच्चता को भी सुरक्षित रखा गया था। ये बहुत ही सरल भाषा है, आपको पढ़ना है, आपको ध्यान में रखना है। उससे आगे चलते हैं, मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं और इसमें क्या क्या प्रावधान है। इसमें पहला है प्रस्तावना का अभाव। इस अधिनियम में मतलब हम पढ़ रहे हैं इसमें इसके प्रावधान कौन कौन से, मतलब इसका पूरा हम डिटेल आज आपको बता रहे हैं। इसमें भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान का हम आज विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। पहला है प्रस्तावना का अभाव। इस अधिनियम में प्रस्तावना नहीं दी गई थी। अधिनियम की धारा 321 में पूर्ववर्ती अधिनियम 1919 की प्रस्तावना को यथावत स्वीकार कर लिया गया था। दूसरा है अखिल भारतीय संघ की कल्पना। ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ की योजना बनाई गई थी, किंतु यह केवल सिद्धांत में ही रह गई क्योंकि रियासतों की भागीदारी ऐच्छिक थी। तीसरा, इसमें केंद्र में दोहरा शासन। केंद्र शासन में हस्तांतरित और आरक्षित विषयों के रूप में दोहरा शासन लागू किया गया। हस्तांतरित विषय मंत्रियों द्वारा और आरक्षित विषय गवर्नर जनरल द्वारा नियंत्रित किए जाने थे। चौथा, इसमें है प्रांतीय स्वायत्तता। प्रांतों में दोहरे शासन को समाप्त कर पूर्ण स्वायत्तता दी गई। मंत्री परिषदें प्रांतीय विधानमंडलों के प्रति उत्तरदायी थीं। विधायी शक्तियों का इसमें विभाजन किया गया। विधायी विषयों को 3 सूचियों में बांटा गया: संघ सूची, प्रांतीय सूची, समवर्ती सूची। अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गईं। संघीय न्यायालय की इसमें स्थापना। भारत में पहली बार एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई जिसे मौलिक व अपीलीय अधिकार प्राप्त हुए। निर्वाचन प्रणाली का इसमें विस्तार हुआ। मताधिकार का विस्तार करते हुए लगभग 10 गुना लोगों को वोट का अधिकार मिला। केंद्रीय विधानमंडल बनाया गया। संघीय सभा एवं राज्य परिषद। अल्पसंख्यक संरक्षण। अल्पसंख्यकों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र द्वारा सुरक्षा दी गई जिसे रक्षा कवच कहा गया। भारत परिषद का अंत हुआ। भारत सचिव की सहायता हेतु भारत परिषद इंडियन काउंसिल को समाप्त कर 3 से 6 सलाहकारों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। नए प्रशासनिक प्रावधान इसमें किए गए। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। बरार को मध्य प्रांत में मिलाया गया और अदन को ब्रिटेन उपनिवेश कार्यालय के अधीन किया गया। 11वां था ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। इस अधिनियम में संशोधन व निस्तारीकरण का अधिकार केवल ब्रिटिश संसद को दिया गया। इसे भारत की संवैधानिक स्वायत्तता बाधित रही। गवर्नर जनरल की शक्तियां, क्या वह कॉन्स्टिट्यूशन का कॉर्नरस्टोन था? हाँ, यह कहना यथोचित है कि गवर्नर जनरल इस अधिनियम के अंतर्गत संपूर्ण शासन व्यवस्था का केंद्रीय स्तंभ था। उनकी प्रमुख शक्तियां
कौन कौन सी थी? संविधान का वह प्रमुख था, उसे विधायी, कार्यकारी एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त थे। विधायी शक्तियाँ: अध्यादेश जारी करना, विधेयकों को अनुमोदित करना या स्वीकार करना। प्रशासनिक अधिकार: इसमें मंत्रियों की नियुक्तियाँ और बर्खास्तगी और मुख्य आयुक्तों की नियुक्तियाँ। वित्तीय नियंत्रण: इसमें कर प्रस्ताव रखना और व्यय की स्वीकृति। विशेषाधिकार: संघीय सभा को भंग करना, स्थगित करना और आपातकालीन शक्तियाँ प्रयोग करना। अवशिष्ट शक्तियाँ: इसमें वह तय कर सकता था कि कोई विषय के केंद्र के अधीन होगा या प्रांत के। इन अधिकारों के चलते वह उत्तरदायी शासन के रास्ते में बाधक बना रहा और ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रतिनिधि बना रहा। अब इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हैं तो गवर्नर जनरल व गवर्नर की शक्तियाँ अत्यधिक थी, जिससे स्वायत्तता बाधित हुई। संघीय ढांचा असफल रहा क्योंकि देशी रियासतें सम्मिलित नहीं हुई। सांप्रदायिक निर्वाचन ने राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाया। अल्पसंख्यक संरक्षण केवल ब्रिटिश हितों की रक्षा का साधन था। जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम को गुलामी का नया चार्टर कहा था। यद्यपि भारत सरकार अधिनियम 1935 में अनेक खामियां थी, परंतु यह भारतीय संविधान के निर्माण की नींव बना। इसमें अनेक अवधारणाएं, संघीय ढांचा, न्यायपालिका, निर्वाचन प्रणाली आदि स्वतंत्र भारत के संविधान में अपनाई गई। अतः यह अधिनियम भारतीय संवैधानिक विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। तो आज हमने बताया पूरा भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान हमने आपको बताया, विस्तार से इसका पूरा वर्णन किया। आप 2-4 बार इस वीडियो को देखना ताकि आपको ठीक से समझ आए, क्योंकि न्यायालय की भाषा बहुत ही कठिन होती है, उसे समझ पाना हर किसी के लिए संभव नहीं है, क्योंकि एक अधिवक्ता वकालत की जो पढ़ाई करता है वही समझ पाता है। तो आप स्टूडेंट हैं LLB के, तो आप इसे अच्छे से वापस दोबारा पढ़िएगा, आपको समझ आएगा। आप फर्स्ट ईयर में हैं और धीरे धीरे आप सेकंड ईयर, फाइनल ईयर में आएंगे तो आपको समझ आने लगेंगी, अच्छे से चीज़ें समझ आने लगेंगी। तो आशा करते हैं आपको भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों का जो वर्णन मैंने किया, आज बताया, समझ आया होगा। आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, बता भी सकते हैं। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्न और उसके उत्तर के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।